और अब नई सरकार के गठन को लेकर के कार्यकर्ताओं, प्रत्याशी, पदाधिकारियों सभी में जोरदार तरीके से फिलहाल उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो अपने दर्शकों को लगातार हम वो तस्वीर भी दिखाएंगे जो मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के, शपथ ग्रहण को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं और जीत हार को लेकर के क्या कुछ मायने हैं, अन्य पार्टियों की क्या कुछ स्थिति है। ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब लेंगे। बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जल्दी से बिना कुछ देर किए हुए अवे मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता ओपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी सिंह जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। साथ ही साथ प्रभाकर पांडे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। प्रभाकर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और रुद्र प्रताप दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। रुद्र जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रुद्र जी, मैं पहले किसी राजनीतिक दल के पास आऊं, मैं सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही करूंगा। लगातार जिस तरीके से कल की अगर मैं बात करूं, शुरुआती तौर पर जो रुझान आए फिर परिणाम में बदले, लेकिन तस्वीर अब कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी भी तरीके का। तस्वीर पूरी क्लियर है, पिक्चर स्पष्ट पूरी तरीके से है और जनादेश जिस ओर गया है, जनता जनार्दन ने अपना जनादेश दिया, वो तस्वीर भी सामने है। इस आए हुए जनादेश पर सबसे पहले आपकी टिप्पणी। देखिए, कई मामलों में क्रांतिकारी रहा 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव। एक तो इसके बड़े राष्ट्रीय मकसद निकलते थे। ब्रांड मोदी के सामने भाजपा में एक ब्रांड योगी भी आ गया है और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को दोबारा जीत लेना, कई मिथकों को तोड़ देना, निश्चित तौर पर अब मोदी के बराबर योगी जी भी खड़े हो गए हैं। दूसरी बात, राष्ट्रपति चुनाव में अब बेहद आसानी हो गई है भारतीय जनता पार्टी को। उत्तर प्रदेश अगर लूज करते तो उनके लिए काफी दिक्कतें हो जाती। विधान परिषद में बहुमत वाला काम भी अब उनके लिए आसान हो गया है। जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार तीसरे दल के नेतृत्व करने की कोशिश कर रही थी, अगर वो किसी हिंदी भाषी प्रदेश में आती और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में उनकी धमक हो जाती, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं होते। तो इस हिसाब से भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े डेंट लगने से बचा लिया। एक क्रांतिकारी चीज इसमें यहाँ पे आलोक जी ये भी हुई है कि महिला वोटर्स की वोटिंग ने उत्तर प्रदेश चुनाव को पूरी तरह पलट दिया। 2012 तक भी महिलाएं वोट देती थी, लेकिन वो किसी पुरुषों के आधिपत्य में देती थी, पुरुष मुखिया के से गवर्न होते हुए देखती थी। लेकिन 2022 का चुनाव ऐसा चुनाव रहा जिसमें महिलाओं ने अपनी पसंदगी जाहिर की, स्वतंत्र होकर वोट किया और एक मुश्त होकर वोट किया। 73 में से 43 जिलों में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग किया और वो आपको परिणाम में दिखाई भी पड़ रहा है। इस बार महिला विधायक कई ऐसे अहम फैक्टर रहे बीजेपी की जीत के। मैं आपके पास आऊंगा, मैं ओपी सिंह जी के पास आऊंगा। ओपी सिंह जी, सबसे पहले तो बहुत 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 बधाई। और कौन सी रणनीति अपनाई? आपको भी बहुत बहुत बधाई। सर मेरा सवाल था बधाई के बाद जी। हमारी रणनीति थी वो कोई गोपनीय, हाँ अपनी बात आलोक रखिए जी, मेरी कोई रणनीति ऐसी नहीं थी कि बड़ा गोपनीय थी, सात पर्दे के पीछे थी। हमारी जो रणनीति थी वो एकदम ओपन थी। चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हो, या हमारे केंद्रीय मंत्री हो या प्रदेश के मंत्री हो, हमारी कोई ऐसी रणनीति नहीं थी जो जनता के आंखों से ओझल थी। हमने जनता के बीच में यही कहा कि भाई अगर 5 वर्षों तक उत्तर प्रदेश का बिना भेदभाव का हमने विकास किया है। देखिए, पिछली जो सरकारें होती थी उनकी योजनाएं जातिवाद और धर्म के भेंट चढ़ जाती थी। हमारी जितनी केंद्र प्रदेश की योजनाएं हैं वह बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी उसको समान रूप से लागू किया गया। नंबर 1। नंबर 2, केंद्र ने और प्रदेश ने इस बात की निगरानी रखा बहुत गहराई से कि जो हम योजनाएं लागू कर रहे हैं वो आम गरीब तक उसके पास 100% पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। हमने तमाम गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की। मैं तो ये कहता हूं कि देश के आजादी के 70 साल बाद, इसको विपक्ष नहीं मानेगा, लेकिन मैं कहता हूं कि सत्ता में पहली बार आम जनता की हिस्सेदारी हुई है। इस बात से आलोक जी समझिए कि अगर जनता की हिस्सेदारी न होती, मैं उन नामों को नहीं गिनाना चाहता कि हमने ये दिया वो दिया, ये हमारा नैतिक कर्तव्य था, हमने कोई एहसान नहीं किया, लेकिन जनता को वो चीजें जो देश की आजादी के 10-20 वर्षों में, 30 वर्षों में मिल जानी चाहिए थी, वो 70 वर्षों बाद क्यों मिली? वो केंद्र सरकार की योजनाएं हो चाहे प्रदेश सरकार की योजनाएं हो,
चलिए वो इसी क्यों पर मिली? मंथन करेंगे। तो जो इसलिए जनता की जो हमने योजनाएं थी, जनता के लिए हितकारी योजनाएं थी, योजनाओं को उनको उनका लाभ क्यों नहीं मिल पाया? पिछली सरकारों की आखिर कमी कहां पर रह गई? प्रभाकर जी, आजादी के बाद से और अब तक का, जैसे ओपी सिंह जी ने जिक्र किया कि वो तमाम सारी योजनाएं बनी, योजनाओं की कभी कोई कमी नहीं, लेकिन क्या उनका उन तक लाभ पहुंचा? ये किसी ने मॉनिटरिंग तक नहीं की, लेकिन बीजेपी ने मॉनिटरिंग की और उसका उसे फायदा भी मिला सीधे तौर पर। आलोक जी, ओम प्रकाश सिंह जी भी कुछ देर पहले कहे हाँ कि सभी पार्टियां मुसलमानों के वोट के लिए प्रयासरत रहीं। सिंह साहब, और पार्टियों की बात मैं कहने का अधिकारी भी नहीं हूँ, अधिकृत भी नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस की बात कहूँगा। संपूर्ण राष्ट्र, ये पूरा देश जानता है कि जब से देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के पहले कांग्रेस ने हर समय हिंदुओं की आध्यात्मिकता को स्वीकार किया है, बौद्धों की अहिंसा को स्वीकार किया है, जैनियों के नाम को स्वीकार किया, सिखों के शब्द को स्वीकार किया, मुसलमानों के बंधुत्व को स्वीकार किया और क्रिश्चियनों की क्रियाशीलता को स्वीकार किया। ये कांग्रेस ने स्वीकार किया है। तो कांग्रेस पर यह आरोप लगा देना कि एक खास वर्ग के वोट के लिए कांग्रेस प्रयासरत थी, यह उचित नहीं होगा। मैं अपनी समझ से जो बता रहा हूँ आए सत्य भी है। जी। फिर सिंह साहब ने कहा कि सत्ता में आम जनता की सहभागिता, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने उसी समय पंचायती राज व्यवस्था देकर सत्ता में आम जनमानस की सहभागिता को सुनिश्चित कर दिया था। हो सकता है कि जिस स्टेज पर आप क्रियान्वयन कर रहे हों, उस स्टेज पर क्रियान्वयन उस समय नहीं रहा होगा, संसाधन सीमित रहे होंगे, कुछ और कारण उस समय था, लेकिन ये नहीं कि उसकी बुनियाद नहीं डाली गई। आज जो है, जिस पथ की पथिक भारतीय जनता पार्टी बनी है, उस पथ का अगर पूर्णतया निर्माण में सहयोग आप नहीं समझते हो, अगर आंशिक भी समझते हो, तब भी मैं आपको साधुवाद दूंगा कि भाई कांग्रेस का सहयोग। ओपी सिंह जी कितना समझते हैं? ओपी सिंह जी, प्रभाकर जी का एक सवाल था जिस तरीके से जातिवाद को लेकर के, तो लेकिन उनका साफ तौर पर यह कहना है, अगर मैं बहुत कम शब्दों में बात करूं, अगर मैं एक लाइन में इस सवाल का जवाब लूं कि कांग्रेस सर्वधर्म की बात करती है और इस बात को उन्होंने पूरी तरीके से चरितार्थ भी किया, तो फिर क्यों सवाल उठा रही है बीजेपी? इस सवाल का जवाब सीधे सीधे आप कट टू कट सवाल का कट टू कट जवाब ओपी सिंह जी आपसे। जी आलोक जी, आपके आने के पहले डिबेट हुआ। मैंने कहा कि ये कांग्रेस के अति विद्वान और दार्शनिक प्रवक्ता, मैंने इनको प्रणाम भी किया, लेकिन इन्होंने बातों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया। आपके आने के पहले जो डिबेट हो रही थी, मैंने कहा कि परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति 2014 में देश की जनता ने तिलांजलि दे दी। और मैंने यह भी कहा, जो कहा था कि एक धर्म विशेष का वोट पाने के लिए सपा, बसपा, कांग्रेस, ओबीसी, आप, अपना दल में होड़ लगी थी, और होड़ ही नहीं लगी थी आलोक जी, इन लोगों ने एक धर्म को, हिंदू धर्म को, तरह तरह के चुनाव के पहले क्या कहा, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, यह बताने की जरूरत नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, जो योजनाओं की बात कर रहे थे, देखिए कांग्रेस से जब बात करेंगे तो 1947 से शुरू करेंगे, वो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी कर, लेकिन इनके एक प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी। जब वो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक जो बात कोट की थी, उसको देश के लोगों ने आज भी गट्ठी बांध के रखा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी आम सभाओं में स्वर्गीय राजीव गांधी की चर्चा करते हैं। वो कहते थे कि राजीव गांधी ने इस बात को स्वीकार किया था कि अगर हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो लाभार्थी के पास जाते जाते 15 पैसे ही पहुंचता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज केंद्र अगर 1 रुपया भेजता है तो 100 पैसा लाभार्थी के पूरे उसके लाभार्थी के खाते में जाता है। बिल्कुल, ये मैंने कहा कि ये हमारे और आपकी मैं इस पर भी बात करूंगा, लेकिन मैं इन ऐसे मुद्दों को लेकर के अगर बात करूं तो पूरे चुनाव भरे मुद्दों को लेकर के, परिवारवाद, वंशवाद को लेकर के बात करता आया हूं, मैं इस पर भी बात करूंगा। रुद्र जी, आपने भी देखा होगा कि पहले चरण का जब
मतदान हुआ किस तरीके से, 7वें चरण तक हम लोगों ने लगातार इन मुद्दों पर चर्चा की कि कौन किस पर भारी, आरोप प्रत्यारोप, पक्ष विपक्ष। लेकिन अब मैं चाहता हूं एक स्वस्थ बहस हो, सार्थक बहस हो, कुछ तथ्यपूर्ण बहस हो, कुछ चीजें निकल करके आए। अब मैं थोड़ा सा आगे की बात करता हूं, जो मुद्दे रहे, क्या चुनाव में मुद्दे रहे, उसका जनता ने जनादेश दे भी दिया। अब मैं योगी की जीत की जिस तरीके से बात करूं तो साफ तौर पर अब एक महानायक के रूप में बनकर के उभरे, और सबसे बड़ी बात कि लगभग 35 साल वाला जो मिथक था वो भी तोड़ा। बिल्कुल आलोक जी, यहाँ पे एक चीज देखना जरूरी है कि अगर हम ये कहें कि पेंशन का मुद्दा नहीं चला, अगर हम कहें ये निराश्रित पशुओं का मुद्दा नहीं चला, अगर हम कहें कि रोजगार और महंगाई का मुद्दा नहीं चला, तो हम अन्याय कर रहे हैं। असल में ये मुद्दों का चुनाव रह ही नहीं गया था। पहले चरण से 7वें चरण तक लगातार किसी एक मुद्दे पे दोनों दल नहीं टिके रहे। तभी आप देखिए, कभी हिजाब आ जाता था, कभी अयोध्या आ जाता था, कभी काशी आ जाते थे, कभी तो यूक्रेन वॉर तक भी आ रही थी। तो देखिए, ये व्यक्तित्व का चुनाव था। एक तरफ भाजपा गठबंधन की तरफ से एक व्यक्तित्व थे और एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से एक व्यक्तित्व खड़े थे, और व्यक्तित्वों में एक व्यक्तित्व को उत्तर प्रदेश की जनता ने चुन लिया। तो अगर इसको समग्र तौर पे देखें तो एक ब्रांड योगी अब तैयार हो चुके हैं, जो जिनके बारे में कहा जाता था कि 2017 में उनको सत्ता सौंप दी गई है, इस बार वो सत्ता को घसीट के निकाल के लेके आए। और ऐसा योगी जी ने पहली बार नहीं किया। 2019 की लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा गठबंधन था। ऐसा गठबंधन था जो शुरुआती तौर पे बेहद अभेद्य लग रहा था, लेकिन न केवल 2019 का लोकसभा चुनाव जिताया, बल्कि इस बार मुख्यमंत्री रहते हुए भी 2022 का चुनाव जीत के आए हैं, तो निश्चित तौर पे उनकी इमेज और पुख्ता हो गई है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि एक महानायक के रूप में, और कई मिथक उन्होंने तोड़े। मैं इस पर भी आपसे बात करूंगा और किस तरीके से दूरदर्शिता देखी जा रही है इन नतीजों को लेकर के, इस पर भी मंथन करूंगा। प्रभाकर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब कांग्रेस को लेकर के अगर बात करें तो अब हर शख्स के जहन में बस एक ही सवाल है कि क्षेत्रीय दलों ने भी अपनी सीटें हासिल कर ली, लेकिन कांग्रेस अपना जनाधार किस तरीके से लगातार होती जा रही। हालांकि प्रियंका गांधी के आने के बाद से लग रहा था कि थोड़ा सा कुछ एक नई एक एनर्जी आई है, एक बूस्टअप मिला है कांग्रेस को। नहीं आलोक जी, हाँ, जवाब दूंगा मैं। अभी हाँ। भाजपा प्रवक्ता की बात का थोड़ा सा प्रत्युत्तर कर दूं मैं। जी जी। अभी उन्होंने कहा कि जिन दलों ने नाम लेकर मुसलमानों के वोट के लिए जो चर्चा उन्होंने किया कि उससे लाभान्वित हुए। आप जी साहब, आप देखे होंगे आलोक जी की चुनाव शुरू हुआ, 2 3 4 चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी एक लाइन तैयार की। उस लाइन पर 100% नहीं चल पाई बीजेपी, लेकिन 30-40% उस लाइन पर चलने में सफल हो गई। इस लाइन पर भाई ओवैसी को बीजेपी चलाती रही, ओवैसी बेचारे फेल हो गए, वो किसी काम के रह नहीं गए, क्योंकि जान गया हुआ वर्ग कि अब किसी काम लायक है नहीं है, इसका लाभ भाजपा को मिल जाएगा। लेकिन अंत में अल्टीमेटली अगर कांग्रेस, सपा और बसपा ने यह लाइन डेवलप किया तो अल्टीमेटली लाभ में सिंह साहब ही रहे, भारतीय जनता पार्टी ही रही। कम से कम इनको 60 से 70 सीटों का लाभ हुआ उस लाइन पर चलने के कारण। अगर इन पार्टियों में होड़ लगी कि मुसलमान एक वर्ग के वोट के लिए, मुसलमानों के वोट के लिए, तो इनका लाभ इनको मिला जो कि सत्तासीन हो गए। इसमें कोई असत्य नहीं है। चलिए पूछ लेते हैं फिर साथ को आज क्या। हाँ जी, इसमें कोई असत्य नहीं है। हालांकि अब पूछ लेते हैं कि क्या वाकई में इनका लाभ मिला, क्योंकि बीजेपी तो लगातार कह रही भाई उसने काम के दम पर वोट मांगा और जनता नहीं, ये शुरुआत सुने आलोक जी जी देखिए, बीजेपी के पास इतनी स्किलनेस है, इसे मन कर्म वचन तीनों से इतने चातुर्य है, ये चातुर्य है बिल्कुल, कि इन अपने चातुरता के कारण ये खेल भी देते हैं, और ये समझते हैं कोई खेल को समझ नहीं पाता है। भाई ऐसा क्यों करते हैं ओपी सिंह जी कि इतनी चातुरता की कोई समझ भी नहीं पाता है? और अभी तो आपने कहा कि भाई सब कुछ हम लोग खुल्लम खुल्ला करते हैं, बस कुछ भी छिपा नहीं है, विकास के नाम पर चलते हैं। सवाल किया है तो जवाब भी तो लीजिए। जी आलोक जी, मेरा यह कहना है, पहले से तो हमारे राजनीतिक विश्लेषक श्री रुद्र दुबे जी ने जो आपने आज का डिबेट चलाया उस पर बहुत ही इनके पॉजिटिव विचार रहे, मैं इसकी सराहना करता हूं। देखिए, इनका नेता जो राहुल गांधी हैं वो क्या बोलते हैं खुद समझ नहीं पाते, उनकी पार्टी तो बाद में समझती है। ये अगर दूसरे पार्टियों का छिद्रावशेषण करने की बजाय ये आत्मचिंतन करें
कि हम क्यों जनादेश हमारे विपरीत जा रहा है, क्यों हम दिन पर दिन जो है गर्त में चलते जा रहे हैं, क्यों पंजाब जैसे प्रदेश जो इतना बड़ा प्रदेश था और कई प्रदेश हमारे हाथों से निकलता जा रहा है। शायद इसकी चिंता, हमारी चिंता करने के बजाय अगर वो उसकी चिंता करते तो हम समझते हैं कि शायद कांग्रेस का भला होगा। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरे को उपदेश देना बहुत आसान है, अपना आत्मचिंतन करना आज भी कांग्रेस सुधरी नहीं है। भाई और चल रहा होगा आत्ममंथन, तो चल रहा होगा। आप बताइए प्रभाकर जी, अब जो जनादेश आया उसके बाद किस तरीके का मंथन चल रहा है, बताइए आप। मैं आपको मौका दे रहा हूँ पूरी जी। अब सुनिए किस तरीके का मंथन चल रहा है कांग्रेस में, जरा सुनिए भी। ओपी सिंह जी, अगली आवाज प्रभाकर जी की। सुनिए सुनिए, आपके माध्यम से पूरा प्रदेश और देश जानेगा। जी जी सुनेगा, चलिए। हाँ, मंथन बताइए। जी जी आलोक जी, ऐसा है कि अरे मंथन लायक बीजेपी छोड़े तब तो, वो डर बाघ से नहीं है, डर टिपटिपवा से है। अब क्या कीजिएगा, वो बघवा से डर नहीं है भाई, टिपटिपवा से भयभीत हम लोग हैं भाई। स्व मंथन की हमारी मनोदशा है, हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। इसमें भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी इतने दिन सत्तासीन रही, इतने दिन देश ने सेवा का अवसर दिया, अब उस पार्टी को टिपटिपवा पानी लगेंगे बताने की आत्मचिंतन कीजिए। अरे ओपी सिंह जी, अब क्यों ऐसा सवाल कर रहे हैं? हाँ, मंथन के लायक आपने छोड़ा ही नहीं, उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया, खुद कह रहे हैं कि हमें मंथन के लायक छोड़ा ही नहीं। नहीं, सुने अब जो है आत्ममंथन। अच्छा सुनिए ओपी सिंह जी, सुनिए आलोक जी, आ रहा सुन लें। हाँ, गांव की अरे भैया आलोक जी, गांव की एक कहावत है, माई धिया गौनहर बाप पुत बराती। वो मंथन कहाँ होगा? वो मंथन जो है इनके जो है सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी और उनके जो और होंगे कोई और वाड्रा हैं, तो ये मंथन तो यही होना है, निर्णय यही होना है। अध्यक्ष जो देश आजाद हुआ, एक बार दो बार को छोड़ दीजिए तो घूम फिर के वही होगा। नहीं अगर देखिए सुनिए, अब ये मुद्दे ऐसे हो गए कि ये हर चुनाव के पहले उठते हैं। मैं पहले कह चुका हूं कि कुछ ऐसे सार्थक डिबेट हो, कुछ चीजें आए। चलिए रुद्र जी के पास आ रहा हूं। रुद्र जी, अभी आपकी देखिए तारीफ करी आप ओपी सिंह जी ने भी। अब मेरा सवाल जरा मंथन करूं, अगर मैं एनालिटिकल, तो फर्स्ट फेज से चुनाव जो आते आते 7th फेज तक पहुंचा, और फर्स्ट फेज को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब 53 सीटों के लिए जो नतीजे जो आए, फिलहाल लगभग 46-47 तक बीजेपी ने सीटें आई उसके खाते में। लेकिन सवाल यह कि जब बड़ा फर्स्ट फेज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब था मतदान, तो कहा जा रहा था कि यहां पर किसानों की नाराजगी है, ये जाट लैंड है, यहां पर सबसे ज्यादा, और वहां पर भी बीजेपी ने की। तो आखिर फिर नाराजगी फिर दिखी कहां? वो नहीं, बहुत अच्छे तरीके से नाराजगी को मैनेज किया गया, और ये मैनेज ऐसे नहीं था जो किसी नेगेटिव सेंस में ले। आप देखिए, बड़ा दिल दिखाते हुए किसान आंदोलन को खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने वापस लिया। हालांकि ये कृषि मंत्री भी कर सकते थे, तो वो एक बड़ा कदम था। उसके बाद भी ये सिर्फ छोड़ नहीं दिया गया। अगर आपको याद हो तो संजीव बालियान जी के नेतृत्व में जाट लोगों से अमित शाह जी ने एक बड़ी मुलाकात की थी, और आप देखिए उससे भी आगे बढ़ के उन्होंने जयंत चौधरी को भी न्योता दिया था। राजनीति में ऐसी चीजें अहम होती है, आपके बयान अहम होते हैं। एक दल जो आपके सामने विपक्ष में रह के चुनाव लड़ रहा है, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं जयंत चौधरी भी साथ आए। तो ये जो एक गेम चेंजर था, उसने असर किया। उसने देखा कि एक तरफ अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हमारा छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन है, तो वो आरएलटी छोटे दलों में गिन रहे हैं, और एक तरफ अमित शाह कह रहे हैं कि मैं चाह रहा हूं कि जयंत चौधरी भी साथ में आए। और इन चीजों का वहां पे लंबा असर पड़ा, जिसको लोगों ने भाप नहीं पाए। असल में क्या हुआ कि जो लोग पश्चिम नहीं गए थे, उन्होंने वो भी वहां पश्चिम के विश्लेषक बनके बैठे हुए थे। मैंने खुद पश्चिम में टहला और मैंने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर नाराजगी पहले सवाल तक रहती थी। आलोक जी, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं सर्वे के तौर पे कि क्या ब्राह्मण सरकार से नाराज है, तो उसका जवाब हाँ में आता था। लेकिन अगर दूसरा सवाल कीजिए क्या वो भाजपा के अलावा कोई विकल्प देख रहा है, तो उसमें जवाब पलट जाता था। जैसे वही पश्चिम में था, पश्चिम में नाराजगी थी, लेकिन वो वोटों में कन्वर्ट नहीं हो रही थी। जी बिल्कुल, लेकिन वोटों में उसको कन्वर्ट करवा लिया, यानी कि जो नाराजगी थी ओपी सिंह जी, उसको मैनेज कर लिया आप लोगों ने। कैसे कर लेते हैं इतना सब? किसानों को भी मैनेज कर लिया भाई, उनकी नाराजगी दूर कर ली, युवाओं की भी कर लिया, महिलाओं की भी कर ली। बताइए तो जरा। भैया आलोक जी, ये कोई ना मैनेज है ना जादू है। अच्छा, काम बोलता है
सुना है आपने ना कि काम बोलता है। सुना है। तो जो काम जब हम करेंगे तो चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे आम आदमी हो, उसका विश्लेषण करेगा ना। हमारी जो टक्कर थी वो कांग्रेस से तो थी नहीं, बसपा से तो थी नहीं, ओबीसी से तो थी नहीं, हमारी टक्कर सीधे सीधे समाजवादी पार्टी से थी। तो देश की जनता ने 2012 से 17 के भी शासन को देखा और 2017 से 2022 का भी शासन देखा, और उसमें किसानों और महिलाओं, नौजवानों ने, तीनों ने खास तौर से विश्लेषण किया। उन्होंने ये देखा कि जो किसानों का भला भारतीय जनता पार्टी के अलावा हकीकत में कोई नहीं कर सकता। जैसे हमारी सरकार बनी 2017 में, हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसमें हमने कहा था कि हम किसानों के कर्जा माफ करेंगे, और देखिए 2017 में जो संकल्प पत्र में हमने दिया था, जो कैबिनेट की पहली बैठक हुई, एक कलम से 36,000 करोड़ 86 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ किया जी। तो जो हमने कहा किया। पश्चिम की हालत क्या थी, जिस पश्चिम पर ये जोर मारते थे, हाँ। पश्चिम का जो है वो गन्ना सबसे बड़ी उपज है। आप अच्छा इस चीज को मानिए, इस चीज को मान रहे ओपी सिंह जी की कि पश्चिम में सीधे तौर पर आपको नुकसान हुआ है, और आपने कहा कि काम को लेकर के, मैं बहुत देर से आपको सुन भी रहा था, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि एक सार्थक बहस हो, कुछ चीजें निकल करके आए। जब आपने काम को लेकर के कहा तो आप क्या कि खुद के जो बड़े चेहरे हैं वो तक हार गए, डिप्टी सीएम तक हार गए जी, गन्ना मंत्री आपके हार गए। देखिए बड़े वो नाम है जी। तो नहीं किया सर। अरे सुनिए भाई, हाँ नहीं ठीक है, हार गए, मैं स्वीकार करता हूं। हारने को तो इंदिरा गांधी भी हार गई थी। किसी एक व्यक्ति के हारने और जीतने से पार्टी के ऊपर यह जरूर होता है कि भाई हमारा बड़ा नेता हार गया। ये आपने सही कहा, मैं इनकार नहीं कर सकता कि हमारे डिप्टी सीएम हार गए, हमारे सुरेश राणा हार गए, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? हार गए, पूर्ण बहुमत की जनता ने हमारी सरकार बनाई, योगी जी के प्रति भरोसा जताया, मोदी जी के प्रति भरोसा जिताया, हमारी कल्याणकारी योजनाओं के प्रति भरोसा जिताया, कानून व्यवस्था के प्रति भरोसा जिताया, नौजवानों को जो हमने नौकरी दी है, संविदा दी है, एक जनपद एक उत्पाद, और प्रधानमंत्री जो है वो मुद्रा लोन बैंक लोन योजना के तहत हमने जो उनको दे करके दे रहे हैं। ये सब सारी चीजें कौन है? महिलाओं को किसने दिया? महिलाओं को शौचालय किसने दिया? ओपी सिंह जी, एक बात है, अब जो जनादेश मिला है और इससे चुनौतियां भी बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। अब जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी के लिए भी उम्मीदें बढ़ गई हैं, किसानों की भी उम्मीद बढ़ गई है। जो आपने कहा था इससे पहले कि 2022 में किसानों की आय दुगनी करेंगे, वो भी लक्ष्य, अब सारी चुनौतियां आपके सामने हैं। देखिए, हाँ। अब एक लाइन में बात करके आलोक जी अपनी खत्म करूंगा जी। हमने 2014 में जो संकल्प लिया था 19 में पूरा किया, जनता ने उससे भारी बहुमत से जिताया। 2017 में जो हमने संकल्प पत्र प्रस्तुत किया उसको पूरा किया, 2022 में जनता ने हमको पूरा जनादेश दिया। मेरा यह कहना है, चुनौती की बात कर रहे हैं, पिछले से ज्यादा हमारी चुनौती बढ़ गई है, मैं इसको स्वीकार करता हूं, और जनता उसको परखेगी, 5 साल देखेगी कि जो दूसरी बार जनता मॉनिटरिंग करेगी, और फिर उसके बाद अन्य दलों के लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़ी उम्मीद है। ये भी बहुत बड़ी बात है। इस आपके सवाल में एक बहुत बड़ा जवाब भी विपक्ष के लिए छुपा हुआ है। प्रभाकर जी, जनता परखेगी और जनता की उम्मीदों के अनुरूप, उसकी आशाओं के अनुरूप अगर नाकाम नहीं किया तो अन्य विकल्प भी फिर जनता के सामने है। प्रभाकर जी। जी, आलोक जी भी दुबे जी की बात में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने बड़ा मन दिखाते हुए किसान आंदोलन को वापस ले लिया। आलोक जी, ये सत्य नहीं है। प्रधानमंत्री जी के एक दूत यहाँ हैं, अब उनकी स्थिति इस समय क्या है, लेकिन दूत हैं वो जाकर रिपोर्ट दिए प्रधानमंत्री जी को कि अगर किसान आंदोलन वापस नहीं लेते हैं तो आप फिर मामला फिट नहीं बैठेगा, बहुत बुरी तरह चुनाव हार जाएंगे पश्चिम से। तो ये भारतीय जनता पार्टी के और प्रधानमंत्री जी की नितांत मजबूरी हो गई। बहुत मजबूरी में ये किसान जो बनाए थे बिल, इनको वापस लेना पड़ा, उसको रोकना पड़ा, ऐसे उदारता से नहीं। भाई, भारतीय जनता पार्टी का हृदय उदार, हृदय विशाल, मन बड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद किसी को देखा नहीं मैं व्यक्तिगत रूप से,
मन बड़ा की बात वो किया करते थे। इनका मन कहाँ बड़ा है, कहाँ विशाल हृदय है, कहाँ उदारता है। अब यह है, मैं पहले ही कह दिया कि भाई इनको जनादेश मिल गया तो वक्ता हो गए, और जिसको नहीं मिला वो बकचीम हो गया, बात खत्म हो गई यहीं। दूसरी बात क्या पूछे आलोक जी? बिल्कुल, जनादेश को लेकर जी, जनादेश को से मेरा सवाल और रही बात कि भारतीय जनता पार्टी 5 साल सत्ता में रही और 5 साल फिर चली आई, अपने अंतः और बाह्य दोनों आडंबर को आडंबरित करते हुए। बहुत बढ़िया सर, वो चली नहीं आई सर, जनता ने अपना जनादेश दिया है। आलोक जी, इतना बढ़िया पिताम्बरी, भिन्न भिन्न रंग की पिताम्बरी है भारतीय जनता पार्टी के पास। कब किसको पहना देगी कोई जानता नहीं है। भाई इस बात को मैं दाद देता हूँ, बात समझिए। अब ये 5 साल कार्य नहीं करेंगे, सत्ता में रहे 5 साल फिर ये नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ है जी? लेकिन वो तो हर दल के साथ है सर। लेकिन जैसे 5 साल पहले किए, अगर उसी तरह करना शुरू कर देंगे तो मुझको नहीं लग रहा है कि आने वाले 5 साल बाद फिर जनता इनको पूछेगी भी, क्योंकि जो किए हो वो नहीं हुआ है। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी ना, आप सब लोगों के लिए एक अवसर होगा। ये कहिए ना, इसको कहिए, आप कहिए, फिर आगे का विजन बताइए अपना। आलोक जी, अंदर की बात आप जान गए। यही मैं कहना चाह रहा था कि इस अवसर को हम भुनाएंगे, इस अवसर को हम भुनाएंगे, क्योंकि कुछ कर नहीं पाएंगे। ये आगामी 5 साल कुछ करने वाले नहीं है, इसलिए कि हो गया 5 साल में इनका मन भर गया, 5 साल सत्ता में रह लिए, फिर 5 साल आ गए, अब कितने दिन रहेंगे? और कभी तो कोई मन भरेगा भाई उस सिंहासन से उतरने के लिए। अभी तो सत्ता पे हसीना, अभी नए मंत्रिमंडल का गठन होगा, अभी दूसरा कार्यकाल भाई अभी संभालने तो दीजिए। अभी तो आप बहुत जल्दबाजी की भविष्यवाणी कर रहे हैं। और कांग्रेस के निरंतर सार्थक प्रयास, बिल्कुल एकदम निष्ठापूर्वक जी, बिल्कुल हम लोग जुटेंगे। और ये जो है, और अगली चुनाव में तिनको पटकनी कांग्रेस देगी ही देगी। चलिए, यही विपक्ष की खूबसूरती होती है लोकतंत्र की। मैं रुद्र जी, जब मैं लोकतंत्र की खूबसूरती की बात करता हूं, उसके तमाम विभिन्न रंगों की बात करता हूं, सत्ता पक्ष ने अपने बात रखी, विपक्ष ने भी अपनी बात रखी। मैं मुद्दों को लेकर के अगर बात करूं तो जो मुद्दे कमोबेश बीजेपी ने उठाए, और उससे कम शायद कांग्रेस ने भी, चाहे लोक लुभावन वादे अपने संकल्प पत्र में उससे कम नहीं दिए होंगे, चाहे युवाओं की बात की हो, चाहे महिलाओं की बात की हो, लेकिन जनता की स्वीकार्यता नहीं रही। सबसे बड़ी बात यह है। हाँ आलोक जी, हम लोग के साथ आदरणीय प्रभाकर पांडे जी हैं। अब प्रभाकर पांडे जी मतलब रामचरितमानस की चौपाइयों का, रामायण के प्रसंगों का अपनी वक्तव्यों में अधिकता उल्लेखित करते रहते हैं, बेहद विद्वान है। लेकिन वास्तव में यही कि कांग्रेस शुरुआत से लेकर आखिर तक कहीं भी उत्तर प्रदेश चुनाव में नहीं थी। कारण कई थे। जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रचार करने के लिए उतरे, तब कांग्रेस अकेला ऐसा दल था जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा ना ट्विटर पे है, ना यूट्यूब पे है, ना फेसबुक पे है। कांग्रेस वहीं से पीछे होना जहां से शुरू हुई, उसके बाद से आप कांग्रेस की रणनीति देखिए। शुरुआती 3 चरणों में उसने उलेमाओं के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की, उसने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को प्रवक्ता अपना बनाया, सलमान खुर्शीद साहब को घोषणा पत्र का चेयरमैन बनाया, और वो तमाम वो काम किए जो समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने के लिए आवश्यक थे, दबाव बना के। जब वो सारी चीजें नहीं हुई तो महिलाओं की रणनीति के साथ आए, जो बेहद अच्छी रणनीति थी। और मुझे लगता है उस तरह के प्रयोग और भी बड़े दलों को करना चाहिए, जिसमें परीक्षा शुल्क माफ करने का कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था, युवा घोषणा पत्र, वो बहुत शानदार था, उसे लोगों को उठाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस बिना कार्यकर्ताओं के नहीं चल सकती, ये समझना होगा। उसे कोई प्रशांत किशोर नहीं जिंदा कर सकते हैं। आप गाजियाबाद से गोरखपुर तक चले जाएं, गाड़ियों में आपको कांग्रेस का झंडा नहीं मिलेगा, कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। तो कांग्रेस देखिए एक आशा है। कांग्रेस, जो लोग भारत से जुड़े हैं वो कांग्रेस को महसूस करते हैं, लेकिन कांग्रेस तभी खड़ी हो पाएगी जब उसके पास कार्यकर्ता होंगे, मैनेजमेंट करने वाले लोग नहीं। और बड़ी बात ये मुझे लगता है, कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों की बात करूं तभी खड़े हो पाएंगे जब इन 5 सालों में अगर सरकार कोई बड़ा मिस्टेक करती है, कोई बड़ी गलती करती है, तभी शायद इन विपक्षी दलों के लिए एक मौका होगा। जी अपनी बात रखिए। अच्छा प्रभाकर जी, दुबे जी की बात को मैं सहृदय स्वीकार करता हूँ। बहुत अंदर इन्होंने हिला दिया है बात कह के कि जो कांग्रेस से बहुत दिनों से वो महसूस करते हैं, तो मैंने फील कर लिया, क्योंकि 30-32 साल मुझको हो गया कांग्रेस में। तो दुबे जी की इस बात को मैं मतलब सहृदय स्वीकार करता हूं कि महसूस करते हैं हम लोग। भाई ठीक है, कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता इसमें स्वीकार करने में कोई हमको आपत्ति नहीं है। भाई वही कार्यकर्ता भिन्न भिन्न पार्टियों में गया। पहले कार्यकर्ता किसके पास थे आलोक जी? जितने कार्यकर्ता देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, सपा, चाहे जो भी दल भारतवर्ष में है, ये सब कांग्रेस के ही तो कार्यकर्ता गए हैं वहां। कोई नया कार्यकर्ता तो क्रिएट हुए नहीं। भाई हमको छोड़ के आपके पास गए, आपसे आकर्षित होके गए, सत्ता से सत्तान्वित होने के लिए गए, जैसे भी गए हों।
हमको छोड़े आपके पास गए, जो सारे वोट से कांग्रेस की ही तो थे, सारे वर्ग के, सारे संप्रदायों के। भाई आप लोग आगे बढ़े, भाई कांग्रेस की विसंगतियों को आपने उसको हाईलाइट किया। तो कार्यकर्ता तो एक ही है। भाई मैं प्रभाकर पांडे नामक जातक कांग्रेस में हूँ, कल जिस पार्टी में रहूंगा, जिस पार्टी में था एक ही तो रहूंगा, कोई दूसरा व्यक्ति तो होगा नहीं। तो कार्यकर्ता जरूर हमारे पास नहीं रहे, लेकिन उसको करने के लिए इस चुनाव में अब प्रयास किया गया कि भाई लोग जुड़े हमारे नीतियों को, हमारी घोषणाओं को। भाई भारतीय जनता पार्टी तरफ सिर्फ घोषणा थोड़ी कांग्रेस करती है। चलिए, लेकिन बीजेपी की नीतियों को और कार्यों को लेकर के जनता ने पूरी तरीके से मोहर लगाई। सर, अभी कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की बात कर रही थी। ओपी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं इस सवाल का जवाब लेकर के। लगातार बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है और बीजेपी का साफ तौर पर यह नारा भी था, कहना भी है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, और इस पर उसने काम भी किया। और काम के लिए बड़ी बात यह है कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई लोगों को, मंत्रियों को लगातार ये निर्देश भी देते रहे कि आप एसी रूम से बाहर निकलिए और जनता को जो योजनाएं मिली हैं, दी गई हैं, सरकार ने मुहैया कराई हैं, उनका क्या, कौन सी योजनाएं हैं और कितना लाभ मिला, यानी कि पूरी तरीके से क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है, इन सब का भी एक लाभ मिला। ये एक बहुत बड़ी बात है। आलोक जी, आपने बहुत एक अच्छा सवाल किया है और वो सवाल आपने किया है जो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ है, वो सवाल किया है जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी 2014, 2017, 2019 और 2022 का चुनाव जीता। अगर हम अपना इस जीत का श्रेय अपने नेतृत्व को देते हैं, अपने काम को देते हैं, तो वहीं हम अपने कार्यकर्ताओं को देते हैं। विश्व में भारतीय जनता पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है, और वो भी लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसमें पूरे देश में 18 करोड़ इसके कार्यकर्ता हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 3 करोड़ कार्यकर्ता हैं। और देखिए, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, सरकार बन चुकी है। कुछ नेता पार्टियों के ऐसे भी थे जो 4.5 साल बाद जब चुनाव की दुंदुभी बजी तो उनके हाथी घोड़े कुरुक्षेत्र में सजने लगे, मैदान में उतरने की तैयारी हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन 24 घंटे 5 साल चुनाव के मूड में रहता है। और देखिए, ये कार्यकर्ता केवल ये राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री स्वयं इनसे बात करते हैं। आपने कई बार टीवी पर देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी लगाते हैं और बूथ के सदस्य से बात करते हैं, पन्ना प्रमुख से बात करते हैं, जिले के पदाधिकारियों से बात। कोई है नेता, कोई नेता है जो नीचे गांव के और मोहल्ले के लोगों से बात करता? प्रभाकर जी, खुला चैलेंज है, सवाल का जवाब मैं चाहूंगा कि जब बीजेपी कर सकती है तो आप लोग भी कर सकते हैं। जी सुनिए प्रभाकर जी का जवाब। आलोक जी, आपका चैलेंज ये देखिए आ रहा। ओपी जी, आपका चैलेंज था, अरे भैया आलोक जी, 1 सेकंड जी। अच्छा चलिए, पूरी करिए अपनी बात जी। ओपी जी, नहीं, मेरी बातिया तो पूरी सुन लेते। सुन रहे, आप ही को मौका दे रहे हैं। ओपी सिंह जी, अपनी बात रखिए। जी, मैंने क्या कहा कि यह जो हमारे बूथ कार्यकर्ता है, यह केवल राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है कि जैसे अन्य पार्टियां जब चुनाव आया उनके नेता उतरे, झंडा डंडा लिए, जिंदाबाद का नारा लगाए और अपने घर चले गए। हमने इनका काम जनता के दुख दर्द में लिया है। आपको याद होगा कि जब 2 साल प्रदेश की जनता कोविड की महामारी से जूझ रही थी, तो यही हमारे बूथ के कार्यकर्ता, यही त्रिदेव घर घर जाके राशन पहुंचाने का काम, उनको सुई लगवाने का काम, उनका उपचार कराने का काम, उनको अस्पताल में भर्ती करने का काम, उनके घर राशन पहुंचाने का काम, जिनके घर में उनके घर भोजन पहुंचाने का पैकेट का काम, ये कार्यकर्ताओं ने किया। चलिए, जब ये कार्यकर्ता कर सकते हैं तो फिर आपके कार्यकर्ता पदाधिकारी क्यों नहीं कर सकते? प्रभाकर जी, सवाल का जवाब जो कि एक चैलेंज भी है। आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी अगर यह आचरण, यह मर्यादा और यह अगर इस निष्ठा से निष्ठित हुई है तो कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। मैं देखा हूँ छात्र राजनीति के समय से लेकर, और कई बार ऐसा हुआ आलोक जी कि कार्यकर्ताओं के चरण पर अपनी मुकुट कांग्रेस के नेता रख दिया करते थे। इलाहाबाद में विकास यात्रा हो रही थी, पंडित एन डी तिवारी जी
गए हुए थे। मैं उस समय सह संयोजक था इलाहाबाद से फतेहपुर के बीच का। एक कार्यकर्ता आनंद भवन में एनडी तिवारी ने अपनी टोपी रख दिया। तो कहीं ना कहीं भाई भारतीय जनता पार्टी नकल करने और सीखने में महारथी है और महारत हासिल है, महारतता को प्राप्त करती है। तो ये सब आचरण इन लोगों ने सीखा है कांग्रेस से, नहीं तो इनके पास कौन सा मर्यादा। हमेशा कुंठित रहने वाले, हमेशा धर्म संप्रदाय की बात करने वाले, ये कहाँ सीखेंगे। लेकिन बहुत साधुवाद सिंह साहब को कि इन्होंने ये स्वीकार कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस से मैंने सीखा है कि फोन बात कर। राजीव गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री रहते हुए, राजीव गांधी जी हमारे आम कार्यकर्ताओं से, प्रधानमंत्री भी आपके हमारे होता है, वो तो देश के प्रधानमंत्री नहीं, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस के छोटे, अभी कहे सिंह साहब की भाई कोई ऐसा है भाई सिंह साहब जो मैं देखूंगा आंखों बोलूंगा, आंखों देखी कानों सुनी, मैं स्पष्ट मैं बात आपने कहा क्या, आपने कहा क्या, आज बात कर रहा हूं 2022 की बात कर रहा हूं, 2022 की बात कर रहा हूं। प्रियंका गांधी रास्ते चलते लोगों को धन्यवाद देती है। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, बात सिंह साहब सुनिए, अरे आप लोग मेरी बात सुनिए। आज प्रियंका गांधी रास्ते चलते हुए 2022 की बात करिए, 2022 की बात कर रहा हूं सिंह साहब, खेतों में खलिहानों में मजदूरों से बात करते हुए। आप क्या फोटो नहीं देखे हैं? आप खाना खाते हुए प्रियंका का नहीं देखे हैं? प्रियंका गांधी का आप, तो आप ये ना बताइए कि देश के प्रधानमंत्री माननीय श्रद्धेय मोदी जी से बात करते हैं कार्यकर्ताओं से, उतनी मिलनसार प्रियंका गांधी की तरह मिलनसार तो कोई है ही नहीं है जितना कि मजदूरों से। चलिए आप प्रियंका गांधी की बात करें, वो तस्वीरें हम भी दिखाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने पंचर वाले को भी अपना संकल्प पत्र दिखाया और बाकियों को दिखाया। अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लखनऊ में आई और 159 महिलाओं को उन्होंने सम्मानित किया। वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि निष्पक्ष रूप से खबर दिखाते हैं जो जनता से सीधे तौर पर सरोकार रखती हैं। लेकिन जी रुद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं अगर पिछली बात ना करते हुए मैं अब के समय की इस चुनाव को लेकर के अगर बात करूं तो वर्तमान समय में जो राजनीतिक परिदृश्य है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बदलते नजर आ रहे हैं। आपको नहीं लगता सर? राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरीके से बदल गए हैं और सबसे बड़ा चीज ये हुई है कि फेज 1 और फेज 2 में अगर आप गौर करें आलोक भाई, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रचार हुआ, उसके बावजूद वोटिंग परसेंटेज कमोवेश उतने ही आए जितने 2017 में थे। तो चुनाव आयोग जो 15-20 सालों से लगातार ये माथापच्ची कर रहा था कि चुनाव को कैसे सस्ता कर सकते हैं, कम से कम उसको एक नया रास्ता मिला है 2022 के चुनाव से कि चुनाव को हम सस्ता कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होने वाले चुनाव प्रचार में हर पार्टी की ताकत भी दिख गई। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 1,20,000 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, उसके क्षेत्रीय संयोजक से संयोजक बने, वॉलंटियर्स तमाम जुड़े और लोगों ने अपने काम से इतर भी काम किया। जैसे कि मैं आपको बताऊं, सीएम योगी के मीडिया एडवाइजर हैं मृत्युंजय कुमार जी, लेकिन ये आपने जितने भी योगी जी पे बने हुए गानों को देखा होगा, ये गाने उन्होंने डिजाइन किए, उन्होंने लिखे। तो लोग अपने काम से इतर जाके भी कर रहे थे, अपना चुनाव समझ के लड़ रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी की एक सुनियोजित रणनीति, मैं आपको कम से कम 6 या 7 ऐसे पॉइंट्स में गिना सकता हूं जो राशन, प्रशासन और अनुशासन से अलग होंगे। वो सुनियोजित रणनीति और शुरुआत के 8 महीने पहले से चल रही सुनियोजित रणनीति ने उनकी जीत की आधारशिला रख दी थी। रुद्र जी, मैं समझ रहा हूं कि आप, मुझे लगता है क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे लगता है आप कहना चाह रहे हैं कि जो पूरा चुनाव, जो इस बीच जो सरगर्मियां रही, चुनावी सरगर्मियों के बीच में यूपी में काबा, यूपी में बाबा के बीच खूब लहराता रहा। जी, अब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का चुनाव होने की वजह से आलोक जी इस बार गानों की बयार रही, हिट्स काउंट हुए, किसके गाने पे कितने हिट्स आ रहे हैं, आरएलडी का गाना कहां से उठा है, या समाजवादी पार्टी का गाना कितना हिट हो रहा है, या योगी जी पे कितने गाने बन रहे हैं। और विश्वास मानिए, वो निरहुआ, रवि किशन या कन्हैया मित्तल का आना, मनोज तिवारी का आना, इधर से अली साहब का आना, वो सबने मिलकर एक फिजा बनाई और उत्तर प्रदेश उससे चार्ज हुआ है कहीं ना कहीं पे। जी, और जो फिजा बनाई और ये बीजेपी के पक्ष में ये चीजें गई। हालांकि लगातार ओपी सिंह जी बैठे हैं, ओपी सिंह जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई काम के दम पर, चलिए मान लिया काम के दम पर ही मोहर लगाई और जनादेश भी मिला है। लेकिन अगर बात करें, ये बात मैं पूरी तरीके से कह रहा हूं कि अब प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो कल ही किस तरीके से जनादेश आया और उसके बाद आज वो गुजरात दौरे पर निकल गए पूरी तरीके से, क्योंकि अब वहां पर भी गुजरात में चुनाव है। तो अब 24/7 की जो बात कहती है वो बीजेपी यूं ही नहीं कहती है ओपी सिंह जी। बिल्कुल, आपने वो बात तो रखी थी। हमारे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो,
पार्टी के पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, 24 घंटे वो जन सेवा में लगे रहते हैं, वो काम करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब महामारी आई, जब पूरा प्रदेश उससे जूझ रहा था, उसी दौरान आदरणीय योगी जी के पिता का देहांत होता है। और लोग कहते हैं कि आप उत्तराखंड जाइए और अपने पिता के अंतिम दाह संस्कार में जाइए। उन्होंने कहा नहीं, मैं जनता को इसमें छोड़ करके विपत्ति की घड़ी में मैं अपने पिता के अंतिम दाह संस्कार में नहीं जाऊंगा। 75 जिलों में से 63 जिलों का दौरा किया। इन जिन जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं, जहां ऑक्सीजन नहीं थी, वेंटिलेटर नहीं था, जहां दवाइयां नहीं थी, जहां मरीजों को भर्ती कर, सारी व्यवस्था मुकम्मल की। आज जाकर के देखिए, हर जिले में जो है एक मेडिकल कॉलेज हो रहा है। 33 मेडिकल का तैयार हो गए आलोक जी। 70 साल देश की आजादी के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे जिसकी भी सत्ता रही हो, 12 मेडिकल कॉलेज थे। आज 33 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। क्यों चल रहे? ये काम तो और भी सरकारें कर सकती थी। को पूरे प्रदेश में 1.5 एक्सप्रेसवे था, आज 7 एक्सप्रेसवे पर काम हो रहा है। ये और भी कर सकते। लेकिन उस वक्त अन्य दल 2 एयरपोर्ट अगर कांग्रेस की मैं बात करूं, 13 एयरपोर्ट चल रहे हैं। किस तरीके से बसों का इंतजाम करवाया, लेकिन आप लोग मदद लेना नहीं चाह रहे थे, फिर नंबरों को लेकर के इश्यू हो गया। प्रभाकर जी, मैं चाहूंगा इस पर अपना पक्ष रखें। एक सेकंड ठीक है, बिल्कुल एक सेकंड मेरी सुन के, एक सेकंड आलोक जी। देखिए, कोटा में कोविड में जो हमारे छात्र उत्तर प्रदेश के फंसे हुए थे, वहां की सरकार ने अपनी सरकारी बसों से उन कोटा के छात्रों को उन्होंने उत्तर प्रदेश भिजवाया और उसका किराया उत्तर प्रदेश सरकार से वसूला है। रुद्र दुबे वरिष्ठ पत्रकार है, पूछ लीजिए। ये है पास आऊंगा। पहले जो कांग्रेस ने जिस तरीके से इंतजाम कराए थे, उस वक्त फिर ये कहा गया था कांग्रेस जब मदद करना चाह रही तो सरकार ले नहीं रही है। जी प्रभाकर जी। अरे कोटा का किराया ले लिया। प्रभाकर जी को भी सुनेंगे जरा। प्रभाकर जी को अपनी बात रखने का बराबर सबको मैं मौका दे रहा हूं। जी प्रभाकर जी। हाँ, अभी सिंह साहब ने कहा कि कोरोना के समय माननीय मुख्यमंत्री जी के पिता का देहांत हो गया, देखने नहीं गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री को उत्तरांचल जाने आने में वायु मार्ग से ही चलते हैं मुख्यमंत्री, सड़क मार्ग चलना नहीं है। मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा का समय लगता। भाई सिंह साहब, हम कई बार सुने हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं द्वारा, सिंह साहब जरा इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिए कि एक बार सन्यासी जब घर छोड़ देता है, सन्यास की दीक्षा ले लेता है, तो पिता माँ से ही नहीं, सभी प्रकृतिवत उपादानों से वो विरति को प्राप्त होता है। ये सन्यास का धर्म है, सन्यास की परिभाषा है। तो वैसे भी पिता के देहांत के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी योगी हैं और सन्यासी तो धर्म का निर्वहन करते हैं, इसलिए उनको वैसे भी उस संप्रदाय में, किसी भी संप्रदाय में सन्यासी होने के बाद वहाँ नहीं जाया जाता है। और इसको भारतीय जनता पार्टी ऐसे तोड़ मरोड़ के बताती है, इतना उपमा से अलंकृत करती है कि उनके पिता का देहांत हो गया और माननीय मुख्यमंत्री जी मदद को लेकर के कांग्रेस ने मदद की। उस सवाल का जवाब सुनिए, पहले के उत्तर दे लूं। भाई इस बात को मिथ्या बात मत कीजिए, सत्य बात करेंगे उसको मैं स्वीकार करूंगा। रही बात, उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पैसे का भुगतान स्वतः किया आलोक जी, पंजाब सरकार ने वसूला नहीं। जो ही भाजपा प्रवक्ता सिंह साहब ने कहा कि पंजाब सरकार ने वसूला, उस कोरोना महामारी में संपूर्ण राजस्थान सरकार ने, संपूर्ण देश पंजाब में नहीं जब कोहराम मचा हो पूरे प्रदेश में, जरा कौन ऐसी नहीं सुन ले सिंह साहब, जरा कौन ऐसी निर्दयी और निर्लज्ज सरकार होगी कि विश्वस्तरीय महामारी थी ये, भारतवर्ष के एक नागरिक परेशान थे, तो ये हास्यास्पद है। ये तो बिल्कुल आपको कहना ही नहीं चाहिए। प्रदेश सरकार ने स्वयं, हम जानकारी नहीं है, प्रदेश सरकार ने स्वयं भुगतान किया होगा, लेकिन राजस्थान सरकार ने पेमेंट पैसा मांगा। मैं आ रहा हूं, मैं किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं जाऊंगा, मैं रुद्र जी के पास आ रहा हूं। रुद्र जी, मामला चूंकि सवाल यह है कि मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है, कोरोना काल से जुड़ा हुआ है, कि जिसने मौत का दंश देखा वही परिवार आखिर जानता है जिसने अपनों को खोया। मैं जरा आपकी टिप्पणी चाहूंगा इस पर। जी, बेहद खतरनाक दौर था वो, जो उसको याद करता है, खासकर सेकेंड कोविड जो वेव चली थी, वो जो 1-1.5 महीने का दृश्य था, जिस तरीके से हमारे परिचित, हम लोगों के रिश्तेदार एक एक करके
चले जा रहे थे, बेहद भयावह था। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि कोई भी राजनीतिक दल जिस तरीके से खड़ा होना चाहिए था वैसा नहीं खड़ा हुआ। यहाँ पे जिन चीजों की बात हो रही है, ओपी सिंह जी ने जिस बात को कहा, प्रभाकर पांडे जी ने जिस बात को कहा, ओपी सिंह जी ने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पिताजी को देखने नहीं गए। ये बात तो सच है कि नहीं गए। हालांकि प्रभाकर पांडे जी का भी तर्क सही है कि वो संन्यास जब ग्रहण कर चुके हैं तो पिता नहीं होता। लेकिन फिर यहाँ पे मेरा भी एक तर्क है कि जब वो संन्यास ग्रहण कर चुके हैं, प्रभाकर पांडे जी जानते हैं, कांग्रेस पार्टी जानती है, तो फिर कांग्रेस बार बार अजय कुमार बिष्ट क्यों लिखती है, अजय सिंह बिष्ट क्यों लिखती है? कांग्रेस गलत जी, रहती जी। है। अगर जो कांग्रेस प्रवक्ता उनका नाम लेते हैं, मैं व्यक्तिगत तौर से कह सकता हूं कि अजय कुमार बिष्ट नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सन्यासी के बाद उनका नाम। तो चलिए, आप माफी के साथ रोकना चाहेंगे, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को, रोकना